जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत की ज्ञान परंपरा न केवल विशाल है अपितु अर्वाचीन और प्राचीन भी है। इस ज्ञान परंपरा में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की चिंता और चर्चा की गई है। भारत के ज्ञान परंपरा की यदि हम विस्तार और व्याप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यह न केवल एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार को उद्धृत और विकसित करके बताता है, अपितु इसमें जीवन के उस तमाम क्षेत्रों को छुआ गया है जिसके कारण जो हमारी सभ्यता है वो विकसित हो रही है और प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ रही है। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा में रोजगार से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी यहाँ पर डोरंडा कॉलेज डोरंडा में आप प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ अंग्रेजी के ख्याति लब्ध विद्वान भी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान में भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो काफ़ी समृद्ध और मजबूत दिखाई देती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हम कैसे समझे? हमारी जो पीढ़ी है वो भारतीय ज्ञान परंपरा को किस प्रकार से समझे? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल ज्ञान का जो पक्ष है वह एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि हम उसको दैनिक जीवन से जोड़ करके और किस तरह से मनुष्य के जीवन शैली को समुन्नत किया जा सके, इस बात पर भी काफ़ी जोड़ है जी। जैसे यह विद्या स विमुक्त ये आप सुने ही होंगे। संस्कृत का एक बड़ा व्यापक ये काफ़ी व्यापक बिल्कुल। जी हाँ। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है ये कि जो ज्ञान है ये हमारे रिडेम्पशन के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन अब दूसरी तरफ आप वेस्टर्न कल्चर को देखें, वहाँ पर लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है कि नॉलेज इज पावर। अब आप देखें, जैसे हमारे लिए वो मुक्ति का मार्ग है और वहाँ पर वो पावर का एक स्रोत के रूप में माना गया है। अब हम ये जो है हमारा पाश्चात्य दृष्टिकोण से जो हमारा अंतर है अपना दृष्टिकोण का, भारतीय दृष्टिकोण का, उसको इंडिकेट करता है, उसको इंगित करता है। जैसे वहाँ क्या है, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अगेन मटेरियलिस्टिक अप्रोच। हमारे यहाँ क्या है, ज्ञान के माध्यम से अपने आप को इस तरह के अवस्था में पहुँचाओ जिससे कि तुम्हारा मेटाफिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन हो जाए, आध्यात्मिक वर्ल्ड से, संसार से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए या उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करो। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान परंपरा जो है वह जीवन की व्यापकता का दृष्टिकोण विकसित करता है। बिल्कुल बिल्कुल दृष्टिकोण। अच्छा, ये दूसरा सवाल ये है कि ये तो ठीक है, ज्ञान परंपरा तो बहुत अच्छी चीज़ है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में रोजगार का भी कहीं न कहीं अपना महत्व है? बिल्कुल, बहुत महत्व है। देखिए, अब पूरा विश्व मानता है कि वेद जो है वो संसार की पहली पुस्तक है और संस्कृत, मैं समझता हूँ कि यदि संस्कृत का सही मायने में प्रचार प्रसार अपने देश में और साथ साथ पूरे विश्व में हो जाए तो वो ज्ञान का इतना बड़ा खजाना पूरे विश्व के सामने में रख पाएगा कि हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी वैश्विक स्तर पर। चूँकि पश्चिम का जो संसार है उसकी अपनी चिंताएं हैं, वहाँ मटेरियलिज्म इतना हावी है कि इस मटेरियलिज्म के वजह से लोगों को शांति नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ क्या है, हम बैलेंस करने का प्रयास किए हैं, लेकिन हमारे देश में भी लोग अभी कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हमारे युवाओं पर खास करके बहुत बड़ा असर हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर संस्कृत का ज्ञान
काफ़ी फले फूले और उसका प्रसार हो सके, तो वैसी स्थिति में एक बड़ा ही संतुलित जीवन शैली मनुष्य को वैश्विक स्तर पर विकसित करने में काफ़ी मदद मिलेगा। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, यदि संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान वैश्विक स्तर पर हो, तो वैसी स्थिति में भारतवर्ष के कई लोगों को बहुत अच्छी नौकरियां पूरे विश्व में मिलेंगी। वैसे तो एक बहुत बड़ा आयाम खुलेगा। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जर्मनी में, अमेरिका में और भी वेस्ट के कई कंट्रीज में संस्कृत शिक्षा पर जोर दिया गया है और संस्कृत की पढ़ाई हो रही है विधिवत। इसमें रिसर्च हो रहा है। हाल में ही एक न्यूज़ मैं देख रहा था जिसमें इंग्लैंड में भी कहा गया है कि भारतीय नॉलेज सिस्टम को क्लास कक्षा 5 या कक्षा 6 तक ऐसा पढ़ाना है, डालेंगे। अब जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि योग आज पूरे विश्व में एक नेचुरोपैथी का कितना बड़ा माध्यम हुआ है। इसके आधार पर यूएनओ भी देखिए योग दिवस मनाना शुरू कर दिया है। तो योग जो है, अगर आप योग के ही लोकप्रियता को देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि किस तरह से योग की तरह और कई तरह के संसाधन हैं। जैसे आयुर्वेद, हमको लगता है कि जो आयुर्वेद का भी उसी तरह का डायमेंशन है। बिल्कुल, आयुर्वेद अगर सही तरीके से वैश्विक पटल पर लाया जाए, बल्कि अपने देश में भी अभी बहुत प्रचलित नहीं हो पाया है, तो ये IKS के माध्यम से, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो आयुर्वेद में बहुत ही सस्ते तरीके से बहुत सारे रोगों से बचाव किया जा सकता है या उसका निदान किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारा आयुर्वेद है, यदि उसके ऊपर काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के पौधे हैं जिनका कि मेडिसिनल वैल्यू बेहतर तरीके से स्थापित हो जाए तो उसमें रोजगार का एक अपार द्वार खुल जाएगा। और ख़ास करके आज भी हमारे देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कई ऐसे देश हैं जहां की आज जो ये एलोपैथ के माध्यम से चिकित्सा कराया जाता है वो काफ़ी खर्चीला होता है, उसको अफोर्ड करना आसान काम नहीं होता है। तो यदि आयुर्वेद लोकप्रिय होता है, इसका प्रचलन प्रसारण होता है, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से बहुत लोगों को चिकित्सा के माध्यम से राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि अभी कोरोना का जो दौर हुआ था उसमें भी काफ़ी यूज हुआ। आज भी जहाँ तहाँ यूज इसका हो रहा है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से और इसको और लोकप्रिय बना करके सिलेबस में शामिल करके और प्रयास किया जा रहा है कि काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचा जा सके। खास करके हमारे समाज का वह तबका जो गाँव में रह रहा है, जहाँ की उस तरह के पौधे उपज रहे हैं लेकिन उसका हम उपयोग नहीं जान रहे हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड में ही लीजिए, झारखंड के कुछ जिलों में मूसली एक प्लांट है, सफ़ेद मूसली, उसका बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन हाँ सतावर है, लेकिन उसका हम अभी बेहतर तरीके से प्रयोग नहीं जान पाए हैं या उसके लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं स्थापित की जा सकी है जिसमें कि किसान उत्पादन करे और उसका हम प्रोसेसिंग करा करके और मार्केट में लाएं और उसका मार्केटाइजेशन हो। ये व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो इस तरह का अगर प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा और इससे क्या होगा कि इकोनॉमी भी शहर से देहात की तरफ मूव करेगा। तो इसका मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होगा। अच्छा, जो कि अपने यहाँ अपने जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें तो कृषि का भी एक बड़ा आयाम है और जो हमारे यहाँ जो उस पुरानी पद्धति से जो खेती की जाती थी अब उसी तरफ विश्व लौट भी रहा है, लगता है। बिल्कुल इसका भी एक डायमेंशन मुझे लगता है कि रोजगार के लिए। हाँ बिल्कुल। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई है उसमें उसके कोर्स में वोकेशनल कोर्स को रेगुलर कोर्स का अपरिहार्य हिस्सा बना दिया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि अब किसी भी विद्यार्थी को एक जो पेपर होगा वो वोकेशनल कोर्स का लेना ही होगा। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि रांची विश्वविद्यालय अभी 16 ठो इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज का एक पूल तैयार किया है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है और उन्हीं 16, जैसे रांची विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है वो 5 जिला में फैला हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इन 5 जिलों में उस तरह के फार्मिंग
जो जिसके लिए कि यहाँ की ज़मीन उपयुक्त है या यहाँ जो जंगल है वो उपयुक्त है, उसके हिसाब से हम लोगों ने कोर्सेज को उसमें डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, जैसे मान लिया जाए कि बी कल्चर, अब बी की खेती हनी जिससे उत्पादित होता है, अब उसके लिए उसको हमने डाल दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमारा एक विषय के रूप में है। अब वो सारे बच्चे जो भी थोड़ा कृषि कार्य में इंटरेस्टेड रहते हैं या जिनका बैकग्राउंड उस तरह का है, जो कि कृषि से जुड़ा रहा है, तो क्या करेगा कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो थोड़ा बेहतर तरीके से जानेगा, समझेगा और उसी की पढ़ाई भी करेगा। अब उसकी पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा होगा उसको, उसका लगाव बढ़ेगा, और लगाव बढ़ेगा उसके साथ साथ थोड़ा सा उसका प्रचार प्रसार भी करेगा वो। तो प्रचार प्रसार होगा, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि लोकप्रियता बढ़ेगी, तो धीरे धीरे और सारे लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये जो हमारे हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी, ये जो वोकेशनल कोर्स में जो 16 सब्जेक्ट डाला है, तो ये सब सारे के सारे किसी न किसी रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध है। बिल्कुल संबद्ध है, माने अब बहुत हद तक कह सकते हैं। जैसे उसमें मान लिया कि हमने किया है जेंडर स्टडीज को भी डाला है, या हमको यह भी ध्यान में रखना रहता है कि विज्ञान का जो विद्यार्थी है या समाजशास्त्र का जो विद्यार्थी है या जो वाणिज्य का विद्यार्थी है, ये जो हमारे संकाय का कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से ऐसे ऐसे विषय डालें उस 16 में जो कि उसको पढ़ने में सहूलियत हो या बेहतर तरीके से उसको वो जान सके वैसे, इसके हिसाब से। लेकिन यह ज़रूर है कि हम लोगों ने जो वोकेशनल कोर्सेज का चयन किया है वह जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करने की बात है, उसके साथ वो बिल्कुल तारतम्य में है, यह निश्चित है। अच्छा, ये एक तो ये कृषि का क्षेत्र खुलता है, फिर हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में कहीं न कहीं जैसे अंतरिक्ष का अनुसंधान है या मौसम की जानकारी है, जैसे हम वो घाघ और भंडारी के बारे में सुनते हैं और उनकी बड़ी चर्चा होती है और उनके अभी भी जो वो जो ग्रामीण भाषा में या ठेठ भाषा में जो दोहे हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं। तो ऐसा भी कुछ अपने यहाँ मतलब पढ़ने की या सीखने की ऐसा भी कोई सिस्टम विकसित हुआ है? बिल्कुल है। चूँकि देखिए अभी यूजीसी ने क्या किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के कंपोनेंट को मैंडेटरी बना दिया है। कोई बच्चा कोई भी विषय पढ़े उसको 5% जो है वो इंटायर क्रेडिट का यूजी में, जैसे यूजी जो हमारा कोर्स है वो 160 क्रेडिट का है, उसमें 5% जो क्रेडिट है यानी कि 8 क्रेडिट उसको उस विषय से संबंधित जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंपोनेंट होगा उसको पढ़ना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे आपने घाघ की जो चर्चा की, तो अब हम क्या करेंगे उसको कि जो हमारी हिंदी है उस हिंदी में या और भी जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं उसमें हम उसको इंक्लूड करा देंगे। वैसे साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जो बैकग्राउंड होगा उसमें हम इस चीज़ को डाल देंगे। अब पुरानी कहावत है, सावन मास बहे पुरवैया बेच बरधा की न गैया। अब देखिए क्या इसमें सार है, इसका जो सार है वैज्ञानिकता है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो प्रकृति के बेहतरीन पुजारी रहे हैं और उससे जो ज्ञान अर्जित किए हैं उस ज्ञान को वो प्रचारित प्रसारित करने का कार्य भी किए हैं। तो वो जो ज्ञान हमारा विलुप्त प्राय होता जा रहा था उसको पूरे समाज के सामने रखने का भी कार्य आईकेएस के माध्यम से किया जा रहा है और उसमें यूजीसी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। यूजीसी भी अब इसके महत्व को समझना शुरू कर दिया है। एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे शोध, जो हमारे विश्वविद्यालयों में शोध अभी तक चलते आया है, आज़ाद भारत के सभी विश्वविद्यालयों की कमोबेश वही स्थिति है कि हमने वेस्टर्नाइज्ड जो एजुकेशन का मॉडल है उसी के प्रति आसक्ति अभी तक दिखाई है। अब इस जो नई शिक्षा नीति 2020 आई, इसमें एक प्रयास किया गया है कि हमारा जो लोकल कंपोनेंट है लाइफ का उसको हम ग्लोबल के साथ किस तरह से जोड़ें। जैसे थोड़ा सा इसको और विस्तार हमको देना चाहिए, जैसे दो तीन उदाहरण के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। बिल्कुल जी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी जो आपसे चर्चा किया कि यहाँ के आयुर्वेद को, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यदि हम शोध, जैसे हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट है, अब बॉटनी डिपार्टमेंट में हम अगर लोकल प्लांट्स पर बेहतर तरीके से शोध करने का प्रयास करें
तो काफ़ी वह उपयोगी हो सकता है। मुझे लगता है कि जैसे एक जो जनजातीय क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में होम्योपैथी करके ऐसा कोई एक उनका पैथी है। जैसे देखिए हमारे यहाँ इस तरह के माने कई तरह के मेडिसिन के सिस्टम्स हैं या ट्रीटमेंट के सिस्टम हैं। अब सिद्धा वो आप जानते ही होंगे, साउथ इंडिया का काफ़ी पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्या है, जैसे अगर आप प्राचीन काल की व्यवस्था पर देखेंगे तो आज के जैसा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था नहीं कि एक जगह जो चीज़ें प्रचलन में है वो पूरे वैश्विक स्तर पर फैल गई, या भारत एक बहुत बड़ा देश भी रहा है तो पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई, वो बात थी नहीं। तो आज यह मौका आया है जिसमें कि हम लोकल को बेहतर तरीके से ग्लोबल बना सकते हैं, और IKS में इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है वैसे। अच्छा। तो यह प्रयास है और मुझे लगता है कि इससे रोजगार काफ़ी हद तक लोगों को उपलब्ध हो पाएगा, मिल पाएगा, एक रोजगार का नया आयाम खुलेगा इसके वजह से वैसे। यही नहीं, हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं कि एक जगह है उसको बोलते हैं टांगीनाथ। वो बड़ा ही गुमला जिले में, गुमला जिले में टांगीनाथ। आप वहाँ जाकर करके देखेंगे, वहाँ आप जो देखेंगे कि वो जो फरसा है वो उसमें अभी तक वो ओपन एयर में है, लेकिन उसमें रस्ट नहीं लगा है वैसे। अब बताइए, और काफ़ी प्राचीन समय का लगता है वहाँ। तो जब मैं गया और देखा कि यहाँ शिवलिंग इतनी बड़ी संख्या में रखे हुए हैं वैसे, तो ये बड़ा ही अद्भुत बात है कि वो रस्ट उसमें नहीं लगा है, उसमें वो जो वहाँ पर जंगरोधी, तो इसका मतलब कि वह टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमें बड़ा ही प्राचीन समय से था, लेकिन इस बात को वैश्विक स्तर पर नहीं रखा जा सका है वैसे। तो हम उस टेक्नोलॉजी को भी जान पाएंगे IKS के माध्यम से कि भाई किस तरह की चीज़ों का वहाँ उपयोग किया जाता था, जिसके वजह से कि इस तरह का टेक्नोलॉजी हम उस समय में विकसित कर लिए थे वैसे। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे कि रोजगार का एक नया आयाम खुलेगा वैसे, इसमें इतना बड़ा क्षेत्र है। अच्छा, एक और जो रोजगार से ही संबंधित जब रोजगार पर चर्चा करते हैं तो आजकल देख रहे हैं कि जो एक चैन डेवलप कर रहा है, फूड चैन, ये वो इस टाइप का, तो विदेशी बहुत सारे जो फूड कंपनियां हैं वो भारत में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है, बहुत बड़ा बाज़ार, तो क्या अपनी चीज़ें जो हैं या हमारी चीज़ें जो हैं, जैसे जिस चीज़ को हम खाते हैं और परंपरा से जिसको हम खाते आ रहे हैं, वो उसकी वैज्ञानिकता ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का भी कहीं ना कहीं कोई अध्ययन का सिस्टम बिल्कुल हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। जैसे देखिए, जैसे ही किसी भी चीज़ को एक पठन पाठन में विषय के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक तो उसका रिकॉग्निशन हो गया। हाँ। और दूसरी चीज़ कि हमको उसको वैश्विक पटल पर भी रखने में मदद मिलती है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने जो वोकेशनल कोर्सेज बनाया और उसमें जो कंटेंट्स को डाला, अब विश्व में कोई भी यूनिवर्सिटी उस चीज़ को हमारे वेबसाइट को देख कर करके और जान सकती है कि इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें पठन पाठन के लिए वोकेशनल कोर्स में है। अब उसके माध्यम से जो हम लोकल चीज़ों को डाल रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात जो हमने की, तो उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंपोनेंट है उसको देख करके और कोई भी बेहतर तरीके से समझ सकता है कि इसमें फर्दर और इसके बेहतरी के लिए क्या करने की आवश्यकता है, और हमारे बच्चे भी जानेंगे उस चीज़ को। तो अब आप समझें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम इस तरह के कितने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के पोजीशन में हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, जैसे आप चिरौंजी का नाम सुने होंगे। बिल्कुल, चिरौंजी। अब चिरौंजी का इतना बेहतर मेडिसिनल वैल्यू है, साथ ही साथ वो टेस्ट को भी ऐड करता है वैसे। तो अब और आपको बाजार कहाँ है? चिरौंजी का उत्पादन हो रहा है झारखंड में, और उसका बाजार भारत में ही कानपुर में है। ये सोचने की बात है, बाजार है चिरौंजी का। तो अब क्या है कि ये मौका जो हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी या IKS के माध्यम से मिलेगा, उसमें हम चिरौंजी के प्रोसेसिंग को और उसको फर्दर पॉपुलराइज कर पाएंगे। हमारे बच्चे उसको पढ़ेंगे, बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको लगे कि अरे, जैसे उदाहरण के तौर पर रांची के ही बहुत सारे बच्चे यह नहीं जानते हैं कि चिरौंजी का उत्पादन कहाँ पर होता है वैसे, लेकिन जैसे ही वो कोर्स में आ गया तो अब वो बच्चा जानने लगेगा और उसमें रुचि लेने लगेगा। जैसे ही वो रुचि लेने लगेगा, फिर वो सोचेगा कि हमारे लिए वो रोजगार का भी माध्यम बन सके, और वो बनता है, चूंकि वो काफ़ी माने ग्लोबल लेवल पर काफ़ी महंगा आइटम है वो।
तो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, जिसको कि हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से और IKS के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर और वैश्विक पटल पर रखने के पोजीशन में होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में इसका असर दिखने लगेगा। डॉक्टर साहब, अब हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे दुनिया भर की मिट्टी की जब चर्चा होती है तो ये चर्चा होती है कि भाई मिट्टी में भी कुछ गुड बैक्टीरिया या जीवाणु होता है, कुछ बैड होता है, और ये सब एक परिवार बना करके उस मिट्टी को डेवलप करता है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आई और ट्रैक्टर से खेती, और उसमें हमने जो खेत में केमिकल डाला, उसके कारण काफ़ी बर्बाद हुआ। और मुझे लगता है कि इसको ठीक करना हो तो भारतीय पद्धति से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वही चीज़ है वैसे जी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो लोग देखिए जिस क्षेत्र में रहता है, वो चूँकि उसका लंबे समय तक वहाँ रहने की वजह से भी बहुत सारी बातें वो जान पाते हैं। जैसे मैं जिस मिट्टी में जन्मा हूँ, उस मिट्टी का ज्ञान मुझे है कि वहाँ कौन सी खेती करने पर बेहतर उत्पाद प्राप्त होगी। तो निश्चित रूप से, जैसे उदाहरण के तौर पर झारखंड में पथरीली जो मिट्टी है, यहाँ पर किस तरह के पौधे बेहतर उग सकते हैं, वैसे इसका ज्ञान तो जैसे कोई भी बच्चा यहाँ जो जन्म लिया है, वो 15 साल 20 साल 25 साल तक यूनिवर्सिटी में पहुँचते पहुँचते उस तरह के मिट्टी के प्रकृति को बेहतर तरीके से जान पाता है। तो वो क्या करता है, फिर उसके हिसाब से अगर हमने उसको कोर्स में डाल दिया है तो उसको पढ़ने में वो ज़्यादा रुचि लेगा और उसको उसकी बेहतर समझ भी है। कोई रिसर्चर अगर जाएगा, उस मिट्टी के कंपोनेंट को अगर वो लेबोरेटरी में टेस्ट करेगा तो वो एक बात है, लेकिन टाइम का, एक्सपीरियंस का जो महत्व है वो अलग है। वो भी है, तो क्या है कि इसमें बहुत महत्व रखता है। तो वैसी स्थिति में हम इस IKS के माध्यम से उन चीज़ों को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके, और कोशिश में है कि थोड़ा और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है इसको, चाहे वो खेती हो या जीवन के और दूसरे कुछ पौधे का उत्पाद हो। लाह ही है, वैसे लाह का भी उत्पादन यहाँ अच्छा खासा होता है। तो वैसी स्थिति में हम इसको कोर्स का हिस्सा बना करके और फर्दर इसके मार्केटाइजेशन का या रोजगार किस तरह से इसे सृजित किया जा सकता है, उस पर काफ़ी करने का मौका मिलेगा। लोग जानेंगे, जागरूकता होगी। अच्छा, इसको लेकर इसी से संबंधित थोड़ा सा एक प्रश्न और है कि अब जैसे पहले जैसे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे स्कूल में गया बच्चे, फिर उसके बाद कॉलेज में गया, तो एक भाव वहाँ पैदा करने की कोशिश की जाती थी कि भारत का जो ज्ञान परंपरा है वो कुछ भी नहीं है, और लगता था कि नहीं, आत्मबल कमज़ोर पड़ जाता था कि हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बाहर से आई। और इसी प्रकार से इतिहास वगैरह का भी, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा है कि कुछ इतिहास में भी अपना भाव जगे, स्वदेश का भाव जगे, स्वदेशी कल्चर, स्वदेशी व्यवस्था, ऐसा भी कुछ सिस्टम विकसित हो रहा है? काफ़ी आपने बेहतरीन प्रश्न किया जी। जो नई शिक्षा नीति का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज जी। जैसे लैंग्वेज एक रोजगार का भी बहुत बड़ा स्रोत बिल्कुल है, बिल्कुल। और संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता की बात अगर की जाए तो पूरा विश्व संस्कृत भाषा पर जोर इस वजह से भी दे रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को मालूम है कि हम कंप्यूटर को साइड में रख करके और विकसित नहीं हो सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए मोस्ट फ्रेंडली लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। तो ऐसी स्थिति में आप समझें, जैसे ही पूरा विश्व इस चीज़ को स्वीकार करेगा तो हमारी ये भाषा है संस्कृत, निश्चित रूप से यहाँ जो बच्चे हैं आज, जो इस चीज़ के शिकार हैं कि हमारी अपनी तो कोई चीज़ है ही नहीं, जितने सारे आविष्कार हुए हैं वो पश्चिम देशों से आए हैं, या पश्चिम का जो ज्ञान है वो बड़ी परिमार्जित है, उनके मन में किस तरह के भाव का संचार होगा जैसे ही वो जानेंगे कि अरे संस्कृत जो हमारी भाषा है वो पूरे विश्व स्थापित कर चुका है कि ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है। तो आप समझ सकते हैं इस बात उसमें एक चीज और हम उनके अंदर एक बड़ा ही बेहतरीन भाव पैदा होगा, और राष्ट्रीयता का भाव वो होगा कि नहीं, देखो हमारे पूर्वज कितने प्रखर मस्तिष्क के थे, जिन्होंने इस तरह के भाषा को जनित किया, और आज इतने वर्ष बीतने के बाद पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। और विज्ञान में भी अब जैसे है ना कि सारा टेक्नोलॉजी तो बाहर से आया, लेकिन हमने शून्य दिया, हमने बहुत कुछ दिया है संसार को। हमने धरती में जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमने दिया। तो इस प्रकार का भी कुछ इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स है, आज पूरा विश्व इसको स्वीकार करने के पोजीशन में है।
कोडा विजिलेंस एक पुस्तक है जो आज भी स्पेन के लाइब्रेरी में मौजूद है। उसमें इस बात की चर्चा है कि इंडिया में जो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है उससे पूरे विश्व को सीखने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है। बहुत ही अच्छी बात। हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, जिस किसी को भी जिस स्रोत से भी इसकी जानकारी मिले उसके थोड़ा प्रचार प्रसार का ध्यान रखें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसके विशिष्टता से अवगत कराएं, ताकि उनके अंदर देश के प्रति एक बहुत ही बेहतरीन भाव पैदा हो कि नहीं, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ के लोग इतने उन्नत मस्तिष्क के हुआ करते थे। जब संसार क ख ग घ या अल्फ़ाबेट का ज्ञान हासिल कर रहा था, उस समय तक हम कई शास्त्रों की रचना कर चुके थे। तो यह है हमारी महानता, जिससे हमें अपने युवा पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल करके हमारी जो ज्ञान की परंपरा है, हम उस परंपरा को विकसित करें, मजबूत बनावें और उसका अध्ययन करने के साथ ही साथ उसको और ज़्यादा समृद्ध करें, उस पर शोध करें और आगे बढ़ें, अपने आप को विकसित करें, अपनी सभ्यता को मजबूत बनावें। आज ज्ञान परंपरा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस पर बहुत सारी चर्चा हमने की। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आगे भी इसी प्रकार की चर्चा में शामिल होते रहेंगे, लोगों को बुलाते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद।